अब बात करते हैं बेसिक मटेरियल ऑफ आरसीसी में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होता है श्रिंकेज। अब श्रिंकेज कैसे होता है? वॉल्यूम चेंज ऑफ कंक्रीट व्हेन फेस चेंज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सॉलिड स्टेट। इसका मतलब है कि जब कंक्रीट होता है वो जब सूखता है तो उसका वाटर जो लॉस होता है तो उस केस में क्या होता है? श्रिंकेज होता है। और श्रिंकेज स्ट्रेंथ फॉर डिज़ाइन के लिए कितना दिया है? कंक्रीट को होना चाहिए 0.0003, इतना होना चाहिए स्ट्रेन की वैल्यू फॉर श्रिंकेज के लिए। और M20 अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो M20 ग्रेड में क्या होता है? हाई श्रिंकेज होता है, क्योंकि M20 में क्या होता है? लो जो है ना सीमेंट कंटेंट होता है एंड वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है M20 में, इसलिए उसमें हाई श्रिंकेज होता है। जबकि M30 में क्या होता है? M30 में होता है लो जो है श्रिंकेज होता है। और लो श्रिंकेज M30 में इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाई सीमेंट कंटेंट होता है एंड लो वाटर कंटेंट होता है, तो M30। बात करते हैं टाइप ऑफ श्रिंकेज की। बात करूँ तो टाइप ऑफ श्रिंकेज में होता है, पहला होता है ना प्लास्टिक जो श्रिंकेज ना, प्लास्टिक श्रिंकेज में होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज की बात करें, प्लास्टिक श्रिंकेज जो होता है ना आर नॉट डेट्रीमेंटल फ्रॉम द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना फर्क नहीं पड़ता है, एकदम बेसिक चीज़ होता है। ड्राइंग श्रिंकेज की बात है, ड्राइंग श्रिंकेज तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ना, वो ड्राइंग श्रिंकेज का होता है। ऑटोजेनस श्रिंकेज मतलब ना हाई जो है ना स्ट्रेंथ कंक्रीट में ऑटोजेनस श्रिंकेज होता है। केमिकल श्रिंकेज की बात करें तो केमिकल श्रिंकेज जो होता है ना वो होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, वो होता है केमिकल श्रिंकेज। और कार्बोनेशियस श्रिंकेज में क्या होता है ना? कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। कार्बोनेशियस श्रिंकेज में क्या होता है? कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट जो होता है ना, तो ये जो है ये मैच दो फॉलोइंग टाइप ऑफ श्रिंकेज आ सकता है, तो इसको याद रख लेना। अगला, श्रिंकेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी होगा, मतलब वातावरण में जो है ना ह्यूमिडिटी है तो पानी जो है ना वो धीरे धीरे लॉस होगा, धीरे धीरे लॉस होगा तो श्रिंकेज जो होता है ना वो डिक्रीज होगा। और हाफ ऑफ द टोटल जो श्रिंकेज होगा ना अज्यूम्ड फर्स्ट मंथ एंड थर्ड मंथ श्रिंकेज इन द फर्स्ट मंथ। मतलब जो 50% श्रिंकेज होता है ना वो फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है। अब बाकी जो बचे हुए जो 3/4 श्रिंकेज होता है ना वो आगे के 6 जो है ना फर्स्ट और 6 मंथ में जो है ना 3/4 ऑफ श्रिंकेज जो होते हैं। बात करते हैं कि जो कॉन्क्रीट होता है उसके अगर कर्व की बात करें तो पैरा प्रोबेबिलिस्टिक कर्व की बात करें कॉन्क्रीट की बात करें तो कॉन्क्रीट जो मीन स्ट्रेंथ होता है वो होता है FC के +- 1.65 सिग्मा के बीच में जो है ना उसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। 5% रिजल्ट जो है ना टेस्ट जो होता है उसमें 5% रिजल्ट से ज़्यादा रिजल्ट जो है ना फेल नहीं होने चाहिए। तो 1.6564 सिग्मा से 1.64 सिग्मा तक जो है ना वैल्यू जो है ना उसके बीच में जो है वेरी करती है। तो कॉन्क्रीट जो होता है उसका मीन स्ट्रेंथ की बात है तो FC के +1.65 सिग्मा होते हैं, मीन स्ट्रेंथ होती है। और सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है ना अलग अलग रेट को कॉन्क्रीट के लिए अलग अलग होती है। M10 15 के लिए 3.5 होता है, M20 25 के लिए 4 होता है। सी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू M30 से M60 के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 होती है। M62 M80 के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है ना वो 6 होती है। अगला, कंपेरिजन बिटवीन जो है क्यूब एंड सिलेंडर। क्यूब एंड सिलेंडर में के स्ट्रेंथ में जो है कंपेरिजन करना है तो पहले पढ़ चुके हैं कि क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर के स्ट्रेंथ के बराबर होता है। और सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो होता है ना वो 0.85 टाइम्स ऑफ क्यूब के स्ट्रेंथ होता है। क्यूब का साइज क्या है ना 15 सेंटीमीटर का क्यूब होना चाहिए। और सिलेंडर जो होता है ना 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर एंड 300 mm जो होता है 30 सेंटीमीटर उसका जो है ना लंबाई होनी चाहिए। बात करते हैं हिस्टेरेशन कर्व फॉर कॉन्क्रीट की बात करें तो कॉन्क्रीट हिस्टेरेशन कर्व में क्या होता है? कर्वेशन होता है। पहले जो यहाँ पे कर्व सेकंड मॉडुलस नाम से देख लीजिए, और एक होता है स्टैटिक मॉडुलस एंड डायनामिक जो है मॉडुलस। बात करते हैं शुरू में जो होता है टेंजेंट, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है ना। अब इनिशियल जो है ना करीब स्ट्रेंथ जो होता है वो 5000 के मॉडुलस और कॉन्क्रीट जो होता है वो 5000 FC के होता है, तो पता ही है हम लोगों को। सेकंड मॉडुलस के बाद सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट अपना स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट विथ द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से कोई एंगल पॉइंट को जोड़ना, एक पॉइंट को जोड़ते हैं उसको सेकंड मॉडुलस बोलते हैं। ओरिजिन से कोई टेंजेंट खींचेंगे तो वहीं पे टेंजेंट एक तो टेंजेंट होता है यंग मॉडुलस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व। मतलब कर्व में कहीं पे भी स्लोप अगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस, वो होता है कर्व का। सबसे मेन जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना फ्रेम होते हैं, सबसे मेन टॉपिक इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं कि टेंसाइल जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरीके से होता है, तो बात करते हैं तो कॉन्क्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ना फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, मतलब जो कॉन्क्रीट जो बेंड करता है तो उसमें
टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कितना आता है, तो वो होता है 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ सी की। फ्लेक्सर के केस में, फ्लेक्सर के केस में क्या होता है, जैसे अब ये देखो, ये कोई बीम है, उस पर लोड से लग रहा है, तो ये उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, 15 बाई 15 का बी और उसका डी ले लेते हैं, एंड 70 सेंटीमीटर उसकी लंबाई ले लेते हैं बीम, और उस पर लोड लगाते हैं, तो PL स्क्वायर डिवाइड बाई BD। तो इस टेस्ट से जो है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है ना निकाला जाता है, ये फ्लेक्सर के केस में बेंडिंग करा करके। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें तो क्या होगा, जैसे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो 0.5 से 0.6% ऑफ फ्लेक्सर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। अब वो कंक्रीट में जैसे वो 15 सेंटीमीटर का जो है एक सिलेंडर स्पेस में ले लिए, इसको ऊपर टेस्ट कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, तो स्प्लिट ऐसे लगा करके कर रहे हैं। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है ना 0.66 टाइम्स ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है, और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, तो वो होगा 0.463 अंडर रूट एफ सी के, ये होगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बात करें कौन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे कम, तो क्राइटेरिया स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव और एफ सी के सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है, उससे कम होता है अपना स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सबसे कम होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट 0.5 एफ सी सबसे कम ये होता है। बात करते हैं थर्मल एक्सपांशन की बात होता है, अल्फा की वैल्यू की बात करते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो होता है अल्फा, इसकी बात करते हैं तो टाइप ऑफ एग्रीगेट जो अलग अलग एग्रीगेट अलग अलग वैल्यू करता है। जनरली क्या होता है ना 0.6 से 1.2 इंटू 10⁻⁵ तक जो है वैल्यू जो है ना वेरी करता है। एग्जाम में पूछा जा चुका, बसाल्ट के बारे में पूछा हुआ है, तो उसका अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बसाल्ट का जो होता है वो 0.8 से 0.9 ये होता है। बाकी मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो क्वार्ट्ज होता है, 1.2 से 1.3 इंटू 10⁻⁵ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है क्वार्ट्ज का। अब बात करते हैं बेसिक मटेरियल जो कंक्रीट का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल की ये टेबल एक्सपोजर कंडीशन, इस टेबल से लगभग नहीं तो भी हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करते हैं एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो एक्सपोजर कंडीशन जो होता है ना माइल्ड मॉडरेट सेवर हाई सेवर एक्सट्रीम। इसमें क्या होता है पीछे से प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, आर से रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। बात करते हैं माइल्ड ना, तो माइल्ड कब होता है, माइल्ड होता है मतलब जब इंटीरियर सरफेस से बात हो रही है ना फ्रॉम वेदर, मतलब कोई भी कंक्रीट जो कि वेदर है, वेदर से प्रोटेक्ट है, उसमें पानी का बौछार वगैरह सब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो इंटीरियर के केस में जो है माइल्ड हो गया ना। मॉडरेट का भी यूज़ करते हैं जब सेल्टेड, एक होता है ना सेल्टेड मतलब बाहर का हिस्सा जहाँ पे जो कि कवर है सिक्स सेल्टेड छज्जा वगैरह सेल्टेड है, तो उसके साथ मॉडरेट यूज किया जाता है ना। सेवर मतलब एट एक्सपोज टू द हैवी रेन से तो सेवर हो गया जैसे इमरजेंसी वाटर भी जो है ना सेवर कंडीशन में आएगा। वेरी सेवर मतलब जो है ना स्प्रे वगैरह हो रहा है, स्प्रे में क्या होता है नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें बार बार वेटिंग और ड्राइंग के प्रोसेस होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो स्प्रे वेरी सेवर। एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम टाइडल जोन वगैरह हो गया, या फिर टाइडल जो है जोन वगैरह होता है, फिर एग्रेसिव जो स्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे जो है इस तरीके से चीज़ें जो है ना यूज़ किया जाता है। हाँ, केमिकल वाले स्टेशन में जहाँ पे केमिकल टेस्टिंग वगैरह होता है वहाँ पे भी एक्सट्रीम कंडीशन का जो है कॉन्क्रीट वगैरह जो यूज़ किया जाता है। बात करते हैं क्या क्या कितना लेना है, देखते हैं। तो जो कवर जो होता है नॉमिनल कवर की बात करें तो क्लियर कवर जो होता है माइल्ड केस में 20 mm प्रोवाइड करते हैं, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 mm और एक्सट्रीम में 75 mm ना। माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम 20, 30, 45, 50, 75 इस तरीके से याद कर सकते हैं। बात करते हैं पीसीसी में क्या होता है ना, पीसीसी में देखिए पीसीसी में माइल्ड केस में पीसीसी जनरली यूज़ नहीं करते, मॉडरेट में M15 यूज़ करते हैं, सेवर में M20, वेरी सेवर में M20 यूज़ किया जाता है और एक्सट्रीम में M25 पीसीसी यूज़ किया जाता है। आरसीसी केस में होता है माइल्ड के लिए M20 हो गया, मॉडरेट में M25, सेवर M30, वेरी सेवर M35 और एकदम एक्सट्रीम केस में M40 के ग्रेड कॉन्क्रीट जो यूज़ किया जाता है। वाटर मैक्सिमम जो है वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो माइल्ड में कहते हैं 0.6 हो गया, 0.6 मॉडरेट 0.6 है। पीसीसी केस की बात हो रही है ना 0.6 हो गया, सेवर में 0.5, वेरी सेवर 0.45, एक्सट्रीम में 0.4।
वहीं पे अगर आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी में पानी थोड़ा कम लगेगा पीसीसी के कंपैरिजन में, तो 0.55, और फिर 0. मॉडरेट में 0.5, फिर सेवर वेरी सेवर में 0.45, 0.45, एंड एक्सट्रीम में 0.4, मतलब 40% वाटर जो है यूज़ करना है। और मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट की बात करें, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पीसीसी केस में, पीसीसी केस में क्या होता है 220 से स्टार्ट होगा, 220, 240, 250, 260, 280, इस तरीके से 20-20 के अंतर में जो है ना पीसीसी केस में चलेगा। जबकि आरसीसी केस में क्या होता है 300 kg पर मीटर क्यूब बहुत यूज़ करते हैं। फिर सेवर केस में 320, 340 एवरी सेवर में, और 360 है एक्सट्रीम में। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं 300, 300, 320, 340, 360 आरसीसी केस में। अगला मोस्ट टेबल की बात करते हैं तो क्या है, अगला जो एग्जाम में जो है ना पूछ जाने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है वो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो पीसीसी केस में मिनिमम जो M15 यूज़ किया जाता है, आरसीसी केस में M20 यूज़ करते हैं। वाटर टैंक में मिनिमम M20 यूज़ करना चाहिए, लेकिन आरसीसी है तो M30 यूज़ करते हैं। पीसीसी केस में M20, आरसीसी केस में M30 यूज़ किया जाता है। और पीसीसी इन सी वाटर की बात तो M20 सी वाटर में यूज़ करते हैं। सी वाटर में अगर आरसीसी बात होता है तो मिनिमम M30 यूज़ करना चाहिए। और प्री स्टेज या फिर प्री टेंशन में M40 यूज़ करते हैं, पोस्ट टेंशन में M30 यूज़ करते हैं। प्री में ज़्यादा M40 और पोस्ट में M30 यूज़ करते हैं। ठीक है, पोस्ट में M30 की यूज़ होती है, पोस्ट में कंक्रीट बना हुआ रहता है, उसमें केबल से टेंशन को प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ होता है। बैचिंग की बात करें, अब बैचिंग जो होता है ना, बैचिंग मतलब कि कौन सा प्रोपोर्शन को किस तरीके से नाप करके लेना है, कितना कोऑर्डिनेट लेना है उस चीज़ को। तो बैचिंग जो होता है ना, एक वॉल्यूम बैचिंग होता है, एक होता है वेट बैचिंग होता है। वॉल्यूम बैचिंग की बात करें, वॉल्यूम बैचिंग जो है ना स्मॉल वर्क में वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, और वेट बैचिंग करते हैं अपना लार्ज वर्क में जो है ना वेट बैचिंग करते हैं। बात करते हैं कंक्रीट का जो टॉलरेंस लिमिट होता है ना वो है ना +-2% होता है टॉलरेंस लिमिट। मतलब 2% जो होता है सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट का टॉलरेंस लिमिट जो होता है ना +-2%, 2% सीमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वाटर एडमिशन एरिया को +-3% उसका जो है टॉलरेंस किया जा सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म वर्क की। तो फॉर्म वर्क मतलब कंक्रीट को डालते हैं तो फॉर्म वर्क कितने टाइम तक उसमें जो है सेटरिंग कितने टाइम तक लगे होना चाहिए। तो बात करते हैं अगर वर्टिकल फॉर्म वर्क है, कॉलम है, फिर वॉल का वर्टिकल वॉल में वर्टिकल कॉलम है, तो उस केस में 16 से 24 घंटे तक उसको लगाना हो तो उसको निकाल सकते हैं। और बात करते हैं सॉफिट फॉर फॉर्म वर्क फॉर स्लैब। तो स्लैब के केस में क्या होता है कि 3 दिन के बाद आप सेटरिंग को निकाल सकते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद से सॉफिट उसको रीफिक्स कर दो ताकि उसको वो स्ट्रक्चर जो है ना कोलैप्स ना हो सके। तो सॉफिट को 3 दिन में सॉफिट मतलब 3 दिन बाद फॉर्म वर्क को निकाल करके सॉफिट को फिक्स किया जाता है। बीम की केस में क्या होता है 7 दिन में आप सॉफिट को सेटरिंग को निकाल कर सॉफिट फिक्स कर सकते हैं 7 दिन में। वहीं पे स्लैब, अब स्लैब अगर 4 मीटर तक है तो 7 दिन में कर सकते हैं। वहीं पे अगर 4-4.5 मीटर से अगर ज़्यादा है तो 14 दिन में है ना प्रॉप को जो है ना रिमूव जो है किया जाए। 14 दिन तक जो है ना प्रॉप को रहने देना है, उसके बाद आपको रिमूव करना है। ठीक है। अब प्रॉपर बीम एंड आर्चर्स के केस में क्या होता है, अगर स्पानिंग अगर 6 मीटर तक तो 14 दिन तक रखते हैं, और स्पानिंग अगर ओवर जो 6 मीटर है तो उसको 21 दिन तक रखा जाता है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद करके रखिएगा।